गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस, और पेपर फर्स्ट चल रहा है हमारा सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिसमें हम विश्व के प्रमुख संविधानों के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। ये एक्चुअली लंबा टॉपिक है और एक क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसको हम 2 या 3 क्लासेस में बांटेंगे। तो पहली क्लास आज इसकी होगी, पहला लेक्चर होगा हमारा। और इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर है ब्रिटिश संविधान पे, जो ऑडियो लेक्चर्स हम कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में। आपको पता है कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, शासन प्रणाली जो है वो संसदीय है। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि वहां पर 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। सारे काम नाम मात्र की कार्यपालिका यानी सम्राट की ओर से होते हैं, उसके नाम से होते हैं, लेकिन सारे काम करती है जो वास्तविक कार्यपालिका है, अर्थात मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी ब्रिटिश व्यवस्था की या संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है दोहरी कार्यपालिका का होना, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। एक राज्य का प्रधान होता है, दूसरा सरकार का प्रधान होता है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं सम्राट के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। शासन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करता है, राज राजा करता है। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। आज हम जो शासन करने वाला अंग है सरकार का, उसकी बात करेंगे, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की बात करेंगे। ब्रिटिश प्रणाली में या संसदीय प्रणाली में, जहां जहां भी संसदीय प्रणाली होती है, चाहे वो भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, सब जगह यही व्यवस्था होती है। ये हो सकता है कि जैसे ब्रिटेन में जो है एक आनुवंशिक राजा जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, तो भारत में ये दायित्व राष्ट्रपति को मिला हुआ है, जो एक निर्वाचित पद है। लेकिन शक्तियों के मामले में दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। तो बात करते हैं मंत्रिमंडल की। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल का बहुत अधिक महत्व है, और इसी कारण से अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी व्याख्या, मतलब उसके प्रशंसा में या उसको समझाने के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया है। एक हुए हैं लेखक मैरियट साहब। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई जो ये मंत्रिमंडल है वो संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी है, जिसके चारों ओर सारा प्रशासन घूमता है। मतलब सेंट्रल पॉइंट है ये, जिसके चारों ओर सारा शासन चलता है। इसी तरह से अन्य विद्वान भी हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे एक मत ये है कि मंत्रिमंडल जो है वो शासन व्यवस्था रूपी जहाज का परिचालन चक्र यानी स्टीयरिंग व्हील है। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होता है ना, जिससे सारी गाड़ी का नियंत्रण होता है। स्टीयरिंग गलत घुमा दो तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही मंत्रिमंडल भी स्टीयरिंग का काम करता है, वो शासन व्यवस्था को। अगर वो वहां से कोई गलती होती है तो शासन व्यवस्था आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मंत्रिमंडल के बारे में क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी प्रशंसा में या उसके विवरण देने में। तो मैंने आपको बताया कि मैरियट साहब ने इसको आधाधुरी कहा है प्रशासन की। इसी तरह से लॉवेल एक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक व्यवस्था रूपी मेहराब की आधारशिला है, यानी नींव कह लीजिए आप। इसी तरह से रैमजे म्योर जो प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं ब्रिटेन के, उन्होंने भी ये कहा है इसके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, कि ये स्टीयरिंग व्हील है, राज्य रूपी जहाज का परिचालन चक्र स्टीयरिंग व्हील है। बेजहॉर्ट साहब जो हैं वो भी एक बड़े संविधान वेत्ता माने जाते हैं ब्रिटेन के। उन्होंने इसको एक जोड़ने वाला तत्व कहा है, हाइफन की तरह काम करता है। किसको जोड़ता है? ये सम्राट और संसद को जोड़ता है, आपस में दोनों को आपस में जोड़ता है। ये सब शब्दावली क्यों प्रयोग की इन विद्वानों ने, क्या कारण है इसका पीछे?
इसके पीछे कारण यही है कि मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है ब्रिटेन में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। और इसी कारण से कभी कभी ये प्रश्न भी उठाया जाता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक हो सकता है या हो गया है। इस प्रश्न की भी बात हम आगे चल करके करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश प्रणाली में मंत्रिमंडल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं तो हम इसको संसदीय प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली ही ब्रिटेन में है और ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल कहते किसको हैं। सवाल ये है, देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरा कैबिनेट। तो अब तक जो हमने बात की वो कैबिनेट की बात की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं की है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या फर्क होता है? देखिए अब भारतीय संदर्भ की भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो संसद के लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी संस्था है, लगभग उसमें 70-80 लोग होते हैं। विभिन्न श्रेणियों के मंत्री उसमें होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के संसदीय उप सचिव तक सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। कई तरह के इसमें पद हैं, वो सब लोग इसके शामिल सदस्य होते हैं। और ये एक अपेक्षाकृत बड़ी संस्था है, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। इसी में एक छोटी संस्था लगभग 20 सदस्यों के आसपास की होती है, जो वो कहलाता है कैबिनेट। और कैबिनेट में वो लोग शामिल होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस, रक्षा है, गृह है, आपका वित्त है, उद्योग है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उनके मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री तो खैर उसका मुखिया होता ही होता है, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, आकार की दृष्टि से भी बड़ा फर्क है, उनके पद के महत्व का भी बड़ा अंतर है, और शक्तियों की दृष्टि से भी बड़ा अंतर है दोनों संस्थाओं में। कैबिनेट में केवल जो सर्वोच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा जिन्हें मिला होता है, वो केवल उसके सदस्य होते हैं। बाकी जो राज्य मंत्री हैं, संसदीय सचिव हैं, उप सचिव हैं, वो सब जो है मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। और मंत्री परिषद, जैसा हमने कहा कि अपेक्षाकृत पूरी मंत्री परिषद में जो सदस्य होते हैं, वो जो कैबिनेट मंत्रियों के अलावा जो लोग हैं, वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, कम शक्तियां उनके पास होती है, कम उनको वेतन मिलता है, कम उनका प्रभाव होता है सरकार में भी, राजनीतिक दल में भी। ये देखने की बात है। एक चीज यहां पर ये भी देख लीजिए, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो कई बार ब्रिटिश प्रणाली को जो है मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाने लगा है। पहले तो मूलतः तो जो नाम था वो संसदीय शासन प्रणाली था, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। लेकिन परिस्थितियों के बदलने के साथ शक्तियों का स्थानांतरण संसद से कार्यपालिका की तरफ होता चला गया है, मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई है शक्तियां। तो कई बार इसको जो है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाने लगा है। और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि शासन की जो एक बड़ा मुख्य विशेषता तो यह है कि दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका के पास औपचारिक शक्तियां होती हैं, केवल सम्मान का पद है। वास्तविक शक्तियां वास्तविक कार्यपालिका के पास होती हैं, यानी मंत्रिमंडल के पास होती हैं। पहला बड़ा अंतर, तो पहली बड़ी विशेषता तो ये है। दूसरी बात, ये मंत्री परिषद जो होती है, मंत्रिमंडल जो होता है, ये लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम करता है। चौथी बात, सामान्य परिस्थितियों में ये जो है, अगर जनता किसी एक दल को बहुमत देती है तो ये राजनीतिक सजातीयता पर आधारित होता है, यानी एक ही दल के लोग इसमें शामिल होते हैं। चौथी बात, मंत्रिमंडल और संसद के बीच, यानी व्यवस्थापिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।
पांचवी बात, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लोक सदन के प्रति होता है, अर्थात एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर काम करता है। अगर व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो उस पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और एक और विशेषता है इसकी, वो है गोपनीयता, कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है कि वो मंत्रिमंडल में जो चर्चा होती है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहीं पर। ये इसका एक नियम है। तो ये 5-6 विशेषताएं इस प्रणाली की होती हैं। ये सब हम जानते हैं, कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को, तो ये ज्यादा समय इसको नहीं देंगे हम। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के क्या कार्य होते हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं। क्योंकि जो ऊपर हमने बात की कि उसका बहुत महत्व है, वो महत्व इसीलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं, कौन से कार्य हैं उसके पास जिनकी वजह से उसको ये शक्तियां मिली हुई हैं, उनकी बात अब हम करते हैं। देखिए, पहले व्यवहारिक और सैद्धांतिक स्थिति को जान लेते हैं। सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन में आज भी सारी शक्तियां सम्राट में निहित है। सारी शक्तियों का केंद्र सम्राट है। लेकिन व्यवहार में जैसे जैसे राजपद का लोकतांत्रिकरण हुआ है, यानी राजा का पद जो है आनुवंशिक भले है, लेकिन अब वो लोकतांत्रिक प्रमुख की तरह ही कार्य करता है, वैसे ही वैसे जो है शक्तियों का हस्तांतरण जो है वो राजपद से राजमुकुट की तरफ हुआ है, अर्थात मंत्रिमंडल की तरफ हुआ है। अब वास्तव में शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। सम्राट केवल औपचारिक प्रधान रह गया है। तो जो सम्राट की शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। और सम्राट की शक्तियां हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ संक्षेप में हम बात करते हैं उनकी एक बार यहाँ पर। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। तो जैसे हमने कहा कि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, तो जो सारी शक्तियां सम्राट को कार्यपालिका के संदर्भ में प्राप्त थी उन सब का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। चाहे वो उच्च पदों पर नियुक्ति का मामला हो, या प्रशासन के संचालन का मामला हो, प्रशासन के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय बनाने का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का मामला हो। ये सारी जो कार्यपालिका शक्ति है जो सम्राट के हाथ में थी, वो अब सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथ में आ गई हैं। मंत्रिमंडल ही उनका प्रयोग करता है। पहली चीज तो ये है। नीति निर्माण वैसे संसद का काम है, लेकिन क्योंकि दलीय व्यवस्था के विकास ने जो है वो नीति निर्माण का काम भी जो है मंत्रिमंडल को दे दिया है। दूसरा है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का काम भी अब जो है मंत्रिमंडल द्वारा ही देखा जाता है। विधायी कार्य हैं, बहुत सारे मिल गए हैं उसको, व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य। सिद्धांत है वो शक्तियां सम्राट के पास थी कुछ, और कुछ संसद के पास थी, लेकिन व्यवहार में वो सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास आ गई हैं। विधि निर्माण संसद का काम है, लेकिन संसद अब केवल मोहर लगाने वाली संस्था रह गई है। विधि निर्माण का सारा कार्य एक तरह से मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित विधेयकों का प्रारूप तैयार करके संसद के सामने रखते हैं, और दलीय अनुशासन के चलते संसद उन्हें औपचारिक रूप से पारित करके विधि के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो यानी एक तरह से नीति निर्माण और विधि निर्माण जो संसद का काम था वो अब पूर्णतया दलीय अनुशासन के चलते मंत्रिमंडल के हाथ में आ गया है। लोक सदन का विघटन या उसकी बैठक बुलाने का जो कार्य है वो सम्राट के पास था, लेकिन वो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है मंत्रिमंडल के पास आ गया है। तो कुल मिला के जो विधायी शक्तियां थी सम्राट के पास, वो मंत्रिमंडल को मिल गई हैं, और जो विधि निर्माण का कार्य संसद करती है वो एक औपचारिकता मात्र रह गई है। वो नियंत्रण उसका जो है वो मंत्रिमंडल के पास आ गया है। और इसी कारण अब जो है इसको कुछ लोग जो है मंत्रिमंडल को ब्रिटिश संसद का तीसरा सदन कहते हैं, थर्ड चैम्बर। जैसे अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को थर्ड चैम्बर कहा जाता है, वैसे ब्रिटेन में जो है मंत्रिमंडल को संसद का तीसरा सदन कहा जाता है, जो सबसे प्रभावी है। वही तय करता है कौन सी विधि बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। तीसरा, वित्तीय कार्य। वित्तीय शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ के बिना, धन के बिना कुछ नहीं होता। बजट पर सारा नियंत्रण मंत्रिमंडल का होता है, या कहें तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का होता है।
वही प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है संसद के समक्ष, और संसद दलीय अनुशासन के चलते उसे बाध्य करती है। यानी सारी शक्तियां आज मंत्रिमंडल के हाथ में। वित्त संबंधी भी कौन से कर लगाए जाएंगे, कहां पर धन खर्च होगा, ये मंत्रिमंडल तय करता है। इसके अलावा भी कुछ शक्तियां मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं, जैसे उपाधियों का वितरण, सम्राट की क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी जो है मंत्रिमंडल करता है, खासकर गृह मंत्री करता है। इसी तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है। इसी तरह से अन्य जो विदेशी संबंधों का संचालन या राजनयिक संबंधों का संचालन, उसमें भी मंत्रिमंडल के पास सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह है कि सारा प्रशासन मंत्रिमंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहना अनुचित नहीं है, सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास हैं, ये कहना ठीक होगा। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल और संसद के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। संसद और मंत्रिमंडल के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। एक सैद्धांतिक स्थिति है या विधि की स्थिति है, हम कह सकते हैं इसको, लीगल पोजीशन है, और दूसरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्यवहारिक स्थिति है। दोनों में फर्क है। डायसी जो है वो विधिक स्थिति का समर्थन करते हुए संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत लास्की और रैमजे मेयोर जो हैं वो व्यवहारिक स्थिति की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मंत्रिमंडल ही आज की स्थिति में तो सर्वोच्च है, सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो। तो अब हम इन दोनों ही पक्षों को देखने की कोशिश करते हैं। सैद्धांतिक स्थिति क्या है? सैद्धांतिक स्थिति, जैसा मैंने कहा अभी, कि सैद्धांतिक स्थिति यह है, विधिक या विधिक स्थिति यह है कि ब्रिटेन में संसद समस्त शक्तियों का केंद्र है। मंत्रिमंडल और संसद को अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल संसद का अभिकर्ता है। संसदीय प्रणाली का अभिप्राय ही यही है कि या किसी भी शासन प्रणाली का, लोकतांत्रिक उसमें, कि व्यवस्थापिका नीति निर्धारित करती है और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। यानी व्यवस्थापिका के निर्देशों के अधीन कार्यपालिका होती है। और ब्रिटेन के मामले में जहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता, वहां पर व्यवस्थापिका की शक्ति और भी अधिक होती है। तो हम तीन संदर्भों में इस शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संसद की संप्रभुता का सिद्धांत देखते हैं हम सबसे पहले। यानी विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोपरि है। संसद की संप्रभुता का अभिप्राय क्या है कि संसद विधि निर्माण के मामले में सर्वोच्च है ब्रिटेन में। ये डायसी ने विधिक सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इसका अभिप्राय यह है कि संसद कोई भी विधि बना सकती है। जैसे मैंने पहले एक संदर्भ में बताया था आपसे कि डिलोम ने लिखा है कि संसद स्त्री को पुरुष बनाने या पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। यानी कोई भी कानून बना सकती है संसद। उसकी कानून निर्माण की शक्ति असीमित है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संविधान को संशोधित करने की भी सारी शक्ति संसद के पास है। जिस प्रकार से संसद विधि बनाती है, सामान्य विधि बनाती है, उसी प्रकार से संवैधानिक मामलों में भी विधि बना सकती है। संविधान की सर्वोच्चता जैसी कोई चीज ब्रिटेन में नहीं है। वहां संसद की सर्वोच्चता है। संसद की सर्वोच्चता का अभिप्राय है लोक सदन की सर्वोच्चता, हाउस ऑफ कॉमन्स की सर्वोच्चता। यानी संवैधानिक विधि और सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है वहां पर। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर न्यायिक पुनरीक्षण का भी की व्यवस्था भी नहीं है। संसद की बनाई गई विधि को न्यायपालिका चैलेंज नहीं कर सकती, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायपालिका में। जैसे भारत में या अमेरिका में ऐसा हो सकता है ऐसा, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर ब्रिटेन में क्योंकि संघीय व्यवस्था भी नहीं है, एकात्मक व्यवस्था है, इस लिहाज से भी संसद
सर्वोपरि है। तो विधिक दृष्टि से विधि बनाने के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है संसद को, खासकर लोक सदन को। जब हम संसद की बात करते हैं ब्रिटेन में तो लोक सदन की ही बात होती है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां बहुत कम हो गई हैं। 1911 और 1949 के सुधार अधिनियम के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक बहुत कमजोर सदन बन करके रह गया है। तो किस प्रकार से संसद नियंत्रण करती है कार्यपालिका पर? पहला तो ये कि वो प्रश्न पूछ सकती है, दूसरा वाद विवाद कर सकती है, तीसरा निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी मंत्री के खिलाफ, कि किसी कार्य के खिलाफ, और चौथा ये कि वो अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं संसदीय प्रणाली में, उसके द्वारा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा तो वो जो है सरकार को पदच्युत कर सकती है सीधे सीधे। तीसरा है वित्तीय मामलों में। वित्तीय मामलों में भी संसद जो है वो सैद्धांतिक दृष्टि से सर्वोपरि शक्ति रखती है। लोकतंत्र का एक सीधा सा सिद्धांत यह है कि बिना जनता की अनुमति के उस पर कर नहीं लगाया जा सकता, और न ही जनता से एकत्रित कर की धनराशि को बिना अनुमति के खर्च किया जा सकता है। और जनता की ओर से ये अनुमति देने का काम जो है संसद करती है, व्यवस्थापिका करती है, और व्यवस्थापिका के मामले में फिर वही लोक सदन करता है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां बहुत सीमित हैं। तो वित्तीय मामलों में दो मुख्य बातें हैं। पहली चीज तो बिना संसद की अनुमति के जनता पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता कि सरकार। और दूसरा यह कि जो एकत्रित धनराशि है उसका व्यय भी नहीं किया जा सकता, एक भी पैसे का खर्चा भी नहीं हो सकता बिना संसद की अनुमति के। तो यह सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति यह है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। यह अलग बात है कि संसद वही करती है जो मंत्रिमंडल कहता है, उसकी भी चर्चा अब हम करेंगे। तो सैद्धांतिक स्तर पर इन तीन संदर्भों में हम संसद की सर्वोच्चता या संसद की शक्ति को समझ सकते हैं। विधायी क्षेत्र में, कार्यपालिका नियंत्रण के क्षेत्र में, और तीसरा वित्तीय क्षेत्र में। जैसे हमने सैद्धांतिक स्थिति देखी, उन्हीं संदर्भों में हम व्यवहारिक स्थिति को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कथन बताता हूं कार्टर का। कार्टर कहते हैं कि व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने के बजाय उससे नियंत्रित होती है। व्यवहारिक स्थिति यह है, क्या कहते हैं वो, कि संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने के बजाय उसके द्वारा नियंत्रित होती है। अब तीन संदर्भ मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो तीनों संदर्भ को समझ लीजिए। पहला, विधायी क्षेत्र में। विधायी क्षेत्र में वास्तविक स्थिति यह है कि आजकल जितनी विधियां बनती है संसद जिनको पारित करती है, वो सारी जो है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की हुई होती हैं। सामान्य विधेयक भी आते हैं जिनको प्राइवेट बिल्स कहते हैं, वो भी आते हैं, जो कोई लोक सदन का कोई भी या संसद का कोई भी सदस्य, जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन में विधि का प्रारूप रख सकता है, लेकिन उसके पारित होने की संभावना बहुत कम होती है। केवल वही बिल पारित हो पाते हैं जिनको सरकार द्वारा रखा जाता है, सरकार मंत्री द्वारा रखा जाता है, क्योंकि उनके पीछे बहुमत दल की शक्ति होती है। तो व्यवहार में लोक सदन का काम या व्यवस्थापिका का काम विधियों का पंजीकरण करना जैसा रह गया है, एक औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना होता है उन्हें। दूसरी बात, सरकार पर नियंत्रण का मामला था। तो सरकार पर नियंत्रण, क्योंकि बहुमत दल की सरकार होती है, सदन में बहुमत होता है उस दल का, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना बहुत नामुमकिन है, संभव ही नहीं। स्थिति तो यह है कि मंत्रिमंडल के पास भी एक शक्ति है जिसके द्वारा वो लोक सदन को भंग करवा सकता है सम्राट को सिफारिश करके। तो व्यवहार में ये ज्यादा प्रभावी है। तीसरी बात, वित्तीय मामलों में। तो वित्तीय मामलों में भी संसद की जो शक्ति है वो केवल वैधानिक है, केवल औपचारिक है। व्यवहार में बजट बनाने का काम मंत्रिमंडल का होता है, और
संसद को यह अधिकार है कि वो कटौती प्रस्ताव ला सकती है उन बजट पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है सामान्यतः, क्योंकि कोई भी बहुमत दल जो है अपने ही सरकार के खिलाफ अविश्वास, वो एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा और फिर वो सरकार गिर जाएगी। तो जिस दल का बहुमत होता है लोक सदन में, वो कभी भी ऐसा नहीं करता, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये पावर नहीं है। तो व्यवहारिक स्थिति यही है कि संसद की जो सर्वोच्चता है या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है, वो केवल औपचारिक है, सैद्धांतिक है, विधिक है केवल। व्यवहार में अब संसद नहीं बल्कि मंत्रिमंडल नियंत्रण करता है संसद पर। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसी से जुड़ा हुआ कि जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियां इतनी बढ़ क्यों गई है, आज इतना पावरफुल क्यों हो गया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, उनको भी समझ लीजिए। पहला कारण तो द्विदलीय पद्धति। हालांकि ब्रिटेन में सैद्धांतिक तौर पर बहुदलीय प्रणाली है और 2 से अधिक दल जीत करके आते हैं, लेकिन सरकार की अदला बदली पिछले लंबे समय से 2 ही दलों के बीच में हो रही है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और जब लेबर पार्टी कमजोर थी तो उस समय लिबरल पार्टी हुआ करती थी। तो इन्हीं 2 दलों के बीच सत्ता का आदान प्रदान होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और दोनों में से किसी न एक दल को जो है बहुमत मिल जाता है, और जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बन जाती है, उसका नियंत्रण होता है लोक सदन पर। तो सरकार और लोक सदन दोनों में एक ही पार्टी का नियंत्रण होने के कारण सरकार अपनी मनमानी कर लेती है। कारण ये है कि सरकार में दल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, तो उनका दल पर भी नियंत्रण होता है और लोग उधर भी नियंत्रण होता है। दूसरा, दलीय अनुशासन। राजनीतिक दलों का जो अनुशासन अब हो गया है, हर दल का एक सचेतक होता है लोक सदन में, जो अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि भाई किसी विधेयक पर या किसी मामले में उन्हें क्या रणनीति अपनानी है, और सदस्यों को उसका पालन करना होता है। हालांकि ब्रिटेन में दल बदल विरोधी कानून जैसा भारत में है वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सदस्य दलीय अनुशासन को भंग नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तीसरा कारण है, लोक सदन के पास काम का दबाव रहता है, और लोक सदन एक बड़ा सदन भी है। देखिए, काम भी ज्यादा है, बड़ी संस्था है, तो बड़ी संस्था की प्रकृति होती है कि वो नियंत्रण नहीं कर पाती छोटी सा। और मंत्रिमंडल क्योंकि छोटा होता है और विशेषज्ञ होते हैं उनके पास, एक विशेषज्ञता का भी अभाव होता है लोक सदन के पास। मंत्रिमंडल के पास ये सारी सुविधाएं होती है, छोटा आकार है उसका, विशेषज्ञ उसके पास उपलब्ध है प्रशासन में, और विशेषज्ञ होने के कारण उसके पास समय की भी कमी नहीं है। तो इस कारण से मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लगता है। फिर एक और कारण है कि संसद की बैठक हर समय नहीं होती, मंत्रिमंडल हर समय मौजूद रहता है, तो उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। एक और कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें ये होता है कि संसद जो कानून बनाती है वो केवल मोटा मोटा प्रारूप होता है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो प्रशासन और मंत्रिमंडल के लिए छोड़ दी जाती है। मंत्रिमंडल उस विधि को लागू करने के लिए नियम वगैरह बनाता है, लॉज एंड बाय लॉज बनाता है, रूल्स एंड बाय लॉज, वो बहुत महत्वपूर्ण। इस कारण से भी जो है मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ जाती हैं। एक कारण और है मंत्रिमंडल की शक्ति का, वो यह है कि मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को भंग करने या विघटित करने की शक्ति होती है, और मंत्रिमंडल सम्राट को परामर्श देकर के विघटन करवा सकता है लोक सदन को। तो ये जो शक्ति है वो सदस्यों को नियंत्रित करती है। कोई भी सदस्य अपनी पुनः चुनाव में नहीं जाना चाहता निर्धारित समय से पहले, तो वो सरकार को गिराने से बचते हैं आमतौर पर। इसके अलावा युद्ध और आपातकाल जैसी स्थितियां भी मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाती है, जहां पर तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। और एक बार जो शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में आ जाती है, वो आसानी से फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक स्थिति यही है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करता है, और जो है संसद अब वो अपना पुराना गौरव खो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब मंत्रिमंडलीय अधिनायकवाद का युग है? क्या मंत्रिमंडल तानाशाह बन सकता है? ये विचार रखा है रैमजे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में,
वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल अब तानाशाह हो गया, एक तरह से मनमानी करता है वो, लोक सदन का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ हद तक सही है बात कि मंत्रिमंडल अपनी इच्छानुसार शासन संचालित करता है, संसद का उतना प्रभाव नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र में ये नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल तानाशाह है। इसके पीछे कई सारे तर्क हम दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि विरोधी दल का होना जो है वो मंत्रिमंडल को नियंत्रित करता है। विरोधी दल जितना प्रभावी होता है उतना ही मंत्रिमंडल नियंत्रित रहता है। भले सत्ता पक्ष के लोग नियंत्रित नहीं कर पाते अपने ही मंत्रिमंडल को, लेकिन विरोधी दल के पास ये पावर होती है। और क्योंकि ब्रिटेन में अक्सर द्विदलीय प्रणाली रहती है, दो दल प्रभावी हैं, तो विपक्ष मजबूत होता है, और मजबूत विपक्ष सरकार को गलत कार्य करने से रोकता है। दूसरी बात जो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है वो है दबाव समूह और हित समूहों का कार्य करना। आजकल हर वर्ग के अपने हित समूह या दबाव समूह होते हैं, वो अपने अपने हितों के लिए जागरूक रहते हैं, सरकार को नियंत्रित करते हैं, सरकार से संपर्क में रहते हैं, और सरकार जब उनसे संबंधित कोई निर्णय लेती है तो उनको विश्वास में लेना आवश्यक होता है, अन्यथा वो सरकार के लिए कार्य करना मुश्किल बना देते हैं। जैसे मजदूरों के संगठन होते हैं, व्यापारियों के संगठन होते हैं, छात्रों के संगठन होते हैं, वो सब अपने अपने हितों के लिए जागरूक रहते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। तीसरा है जनमत का प्रभाव। जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता कोई भी मंत्रिमंडल, क्योंकि उसे पता है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें फिर जनता के सामने वोट मांगने जाना है, तो मनमानी नहीं कर सकते। जनमत जागरूक है। ब्रिटेन जैसे देश में जहां पढ़ी लिखी आबादी ज्यादा है, तो वहां तो मंत्रिमंडल मनमानी कर ही नहीं सकता। चौथी बात, सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपने सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था हाल ही में टेरेसा मई प्रधानमंत्री थी वहां ब्रिटेन में, और उनकी जो ढीली ढाला रवैया था ब्रेक्सिट को लेकर के, तो उस कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और उन्हीं के दल के दूसरे बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ऐसा भी हो जाता है वहां पर। इसी तरह मार्गरेट थैचर को भी एक बार त्यागपत्र देना पड़ा था और उनकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे उसी दल के। तो दलीय के अंतर्गत भी वहां डेमोक्रेसी है। वहां दल पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है जैसे अपने यहां होता है, वैसा नहीं है। वहां पे दल के अंदर भी लोकतंत्र होता है, एक नेता से असंतुष्ट होने पर वो दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं वहां अपने ही दल के। ऐसा भी होता है वहां पर। एक और तत्व जो मंत्रिमंडल को अधिनायक बनने से रोकता है वो है ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति। अधिनायकवाद वहां की संस्कृति में नहीं है। वहां जनता जागरूक है और नेतृत्व भी मनमानी करने की हद तक नहीं जाता, और यही कारण है कि वहां पर अब तक ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली कि तानाशाही जैसी कोई स्थिति बनी हो। कुल मिलाकर के अब हम ये कह सकते हैं अंत में कि सैद्धांतिक स्तर पर संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल के पास व्यापक शक्तियां आ गई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो तानाशाह बन सकता है, तानाशाही नहीं कर सकता मंत्रिमंडल लंबे समय तक। कुछ समय तक हो सकता है कर ले। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है और उसकी सरकार है और उस प्रधानमंत्री को अपने दल में निर्णायक स्थिति प्राप्त है, जैसे अभी वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जैसी स्थिति प्राप्त है अपने दल के अंदर भी, तो ऐसी स्थिति में कोई विरोध करना संभव नहीं होता। दल के अंदर भी कोई विरोधी नहीं होता, बाहर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय तक मनमानी की जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता वहां पर। तो यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाकी चीजें अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया या अपनी जो भी जिज्ञासा हो वो लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।